साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं नरेंद्र कुमार सोनी बनाम राजस्थान राज्य का एक केस, जिसमें कि पीसी एक्ट के कार्रवाई को चैलेंज करते हुए मोबाइल टावर लोकेशन की बात की गई थी। साथियों, आज हम आपको बताएंगे कि निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार के बारे में बताएंगे, गोपनीयता बनाम न्याय पर क्या कोर्ट ने कहा वो भी बताएंगे, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 91 जो कि अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 94 में वर्णित है। ये सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथियों, याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट राजस्थान में याचिका प्रस्तुत की और याचिकाकर्ता ने कहा कि पीसी एक्ट की कार्रवाई 10 मार्च 2023 को उसके खिलाफ हुई थी। पीसी एक्ट की कार्रवाई 10 मार्च 2023 को उसके खिलाफ हुई थी। याचिकाकर्ता का दावा है, जो याचिकाकर्ता है, याचिकाकर्ता का दावा है, क्या दावा है? याचिकाकर्ता का दावा है कि जो पीसी एक्ट की ट्रैप कार्रवाई हुई है, ये जो ट्रैप कार्रवाई हुई है, याचिकाकर्ता का दावा है कि झूठा फंसाया गया है। क्या फंसाया गया है? झूठा फंसाया गया है। यानी जो एसीबी ने कार्रवाई की है, एंटी करप्शन ब्यूरो ने ट्रैप कार्रवाई की है, उस ट्रैप कार्रवाई में याचिकाकर्ता को झूठा फंसाया गया है तथा उक्त समय अवधि के दौरान कोई वास्तविक ट्रैप कार्रवाई नहीं हुई है। जो ट्रैप समय पर कार्रवाई करना एसीबी के द्वारा बताया गया है। यहां याचिकाकर्ता के द्वारा कहा गया है कि ट्रैप समय पर ट्रैप कार्रवाई नहीं हुई है, ट्रैप कार्रवाई नहीं हुई। मान लीजिए, उदाहरण के लिए उदाहरण देते हैं, 10 मार्च 2023 को 12 बजे करीब कार्रवाई होना, ट्रैप कार्रवाई होना बताया एसीबी के द्वारा, लेकिन याचिकाकर्ता के अनुसार 12 बजे कार्रवाई नहीं हुई है, ट्रैप कार्रवाई। तो इसलिए याचिकाकर्ता ने चैलेंज किया है, किस चीज को? इस चीज को चैलेंज किया है कि एसीबी के द्वारा उसे झूठा फंसाया गया है और ट्रैप कार्रवाई जो की गई है वो सही कार्रवाई नहीं है। यानी जिस समय ट्रैप कार्रवाई की गई है वह वास्तविक समय नहीं है, जिस समय ट्रैप कार्रवाई करना बताया गया है वास्तविक समय नहीं है। ट्रैप कार्रवाई के दौरान, ट्रैप कार्रवाई जब होती है, ट्रैप कार्रवाई के दौरान दो साक्षी हैं, एक है सोनू मीणा और दूसरा जितेंद्र मीणा। जो याचिकाकर्ता है, याचिकाकर्ता ने कहा कि ट्रैप कार्रवाई के दौरान साक्षी जो दोनों सोनू मीणा और जितेंद्र मीणा उपस्थित थे। याचिकाकर्ता का कहना है कि देखिए, पहला पॉइंट ये कि झूठा फंसाया गया, ट्रैप समय जो वास्तविक है उस समय पर नहीं हुई है, मतलब जो वास्तविक समय बताया जा रहा है उस समय ट्रैप कार्रवाई नहीं हुई है। दूसरी चीज ये कही गई कि ट्रैप कार्रवाई के दौरान दो साक्षी मौजूद थे। नंबर तीसरा, याचिकाकर्ता का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज लगे हुए थे। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार घटना स्थल पर 3 लोग मौजूद थे। घटना स्थल पर कितने लोग मौजूद थे? घटना स्थल पर 3 लोग मौजूद थे। कितने लोग थे? 3 लोग मौजूद थे। कौन कौन मौजूद था? याचिकाकर्ता स्वयं, जो याचिकाकर्ता है स्वयं वह उपस्थित था। उसके बाद परिवादकर्ता का भाई और एक अज्ञात व्यक्ति, इतने लोग, 3 लोग मौजूद थे। यानी जब घटनास्थलीन ट्रैप कार्रवाई हुई है उस समय सीसीटीवी फुटेज के अनुसार घटना स्थल पर ओनली 3 व्यक्ति मौजूद थे, स्वयं याचिकाकर्ता और परिवादकर्ता यानी शिकायतकर्ता जिसने इस में शिकायत की है, परिवादकर्ता का भाई और एक अज्ञात व्यक्ति मौजूद थे। याचिकाकर्ता के द्वारा कोर्ट में, यानी कि विशेष न्यायालय जिला कोर्ट में सीआरपीसी की धारा 91 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया गया।
उस आवेदन को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया। किसके द्वारा? न्यायालय के द्वारा। साथियों, याचिकाकर्ता जो है, याचिकाकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 91 के तहत एक आवेदन दायर किया। आवेदन दायर किया कहां? विशेष न्यायालय में। अब चूंकि 91 की जगह 94 BNSS हो गई है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में यह धारा, तो साथियों सीआरपीसी की धारा 91 के तहत एक आवेदन दायर किया गया विशेष न्यायालय में, और विशेष न्यायालय में आवेदन दायर करके मोबाइल टावर स्थानों को संरक्षित करने का अनुरोध किया गया। क्या किया गया? मोबाइल टावर स्थानों को संरक्षित किए जाने का अनुरोध किया गया। अब इसके बाद कौन कौन के मोबाइल संरक्षित करने का अनुरोध किया गया? तो साथियों, जो याचिकाकर्ता है, याचिकाकर्ता के द्वारा 91 का आवेदन दायर किया गया विशेष न्यायालय में, और उस आवेदन में मोबाइल टावर स्थानों, मतलब जो मोबाइल टावर हैं उनका डाटा, स्थान डेटा सुरक्षित करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया। कौन कौन? एक तो परिवादकर्ता, दूसरा अन्वेषण अधिकारी, अन्वेषण अधिकारी यानी आयु, तीसरा दो साक्षी, नंबर चौथा ट्रैप दल के अन्य सदस्य, ट्रैप दल के अन्य सदस्य। साथियों, अन्वेषणकर्ता अधिकारी जो एंटी करप्शन ब्यूरो के आयु हैं उनको, दो साक्षी और ट्रैप दल के अन्य सदस्य, परिवादकर्ता, इन सभी के मोबाइल टावर लोकेशन CDR संरक्षित किए जाने के लिए अनुरोध किया गया। क्या किया गया? संरक्षित किए जाने के लिए अनुरोध किया गया। अब विशेष न्यायाधीश, जो विशेष न्यायाधीश हैं ACB, यानी विशेष न्यायालय की जो विशेष न्यायाधीश ACB हैं, उनके द्वारा आवेदन को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया। क्या किया गया? आवेदन को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया, मतलब पूरा स्वीकार नहीं किया गया लेकिन रिजेक्ट भी नहीं किया गया, आंशिक रूप से स्वीकार किया गया। आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए क्या आदेश दिया? जो परिवादकर्ता है, परिवादकर्ता और आयु इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के मोबाइल लोकेशन को सुरक्षित रखने की अनुमति दी गई। के मोबाइल लोकेशन को सुरक्षित करने की अनुमति दी गई। मतलब यह हुआ कि इन दोनों की अनुमति हो गई, अनुमति दे दी गई, और इनकी अनुमति अस्वीकार कर दी गई। क्या कर दी गई? अन्य सदस्यों की जो अनुमति है अस्वीकार कर दी। किस चीज की अनुमति? मोबाइल टावर लोकेशन डाटा से संबंधित जानकारी के लिए मोबाइल लोकेशन संरक्षित करने के लिए अस्वीकार कर दी गई। दो साक्षी और ट्रैप दल के अन्य सदस्यों, केवल 2 लोगों का अलाउ हुआ। उसके बाद होता क्या है कि जो याचिकाकर्ता है, याचिकाकर्ता कहां पहुंचते हैं? हाई कोर्ट। याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में याचिका प्रस्तुत की, और याचिका इसलिए प्रस्तुत की क्योंकि याचिकाकर्ता चाहता था कि उसका आवेदन पूरी तरीके से स्वीकार हो। याचिकाकर्ता ने राजस्थान उच्च न्यायालय में, कहां? राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की। क्या की? एक याचिका प्रस्तुत की, और याचिका में जो आंशिक अस्वीकृति को चुनौती दी। क्या किया? आंशिक
अस्वीकृति को चुनौती दी, यानी विशेष न्यायाधीश के द्वारा आंशिक रूप से जो आवेदन अस्वीकार कर दिया गया था उसको चुनौती दी गई, जिसमें से दो साक्षी और ट्रैप दल के अन्य सदस्यों मोबाइल लोकेशन संरक्षित किए जाने के आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया था। इस प्रकार के आंशिक अस्वीकृति को याचिकाकर्ता ने राजस्थान उच्च न्यायालय में चुनौती दी। साथियों, राजस्थान उच्च न्यायालय में दोनों पक्षों को माननीय न्यायालय के द्वारा सुना गया और दोनों पक्षों को सुनने के बाद फिर न्यायालय ने टिप्पणी की। पहली चीज न्यायालय ने कही कि निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार पर, पहली बात न्यायालय ने कही है निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार पर अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत निष्पक्ष सुनवाई के अभिन्न अंग हैं। यानी जो प्राकृतिक न्याय का जो सिद्धांत है, प्राकृतिक न्याय का जो सिद्धांत है वह निष्पक्ष सुनवाई का एक अभिन्न महत्वपूर्ण अंग है और सर्वोत्तम उपलब्ध साक्ष्य या प्रभावी सुनवाई से इंकार करना निष्पक्ष विचारण से इंकार करने के समान होगा। माननीय न्यायालय ने कहा कि सर्वोत्तम उपलब्ध साक्ष्य, जो सर्वोत्तम उपलब्ध साक्ष्य या प्रभावी सुनवाई से इंकार करना, अगर इंकार किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, इंकार किया जा रहा है, तो यह माना जाएगा कि निष्पक्ष विचारण से इंकार करने के समान होगा। यानी निष्पक्ष विचारण से इंकार करने के समान माना जाएगा। इसके बाद जो बात माननीय न्यायालय के समक्ष गोपनीयता से संबंधित उठी, तो गोपनीयता के संबंध में माननीय राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है गोपनीयता बनाम न्याय। जहां बात न्याय की आती है, यद्यपि कॉल विवरण को संरक्षित रखना पुलिस अधिकारियों के गोपनीयता के अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। जो गोपनीयता के अधिकार हैं उनका उल्लंघन हो सकता है। गोपनीयता के अधिकार का क्या हो सकता है, उल्लंघन हो सकता है। क्या हो सकता है, उल्लंघन हो सकता है। फिर भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन अभियुक्त को निष्पक्ष विचारण के अधिकार को प्राथमिकता दी जाती है। मतलब यह हुआ कि माननीय न्यायालय ने कहा कि जो अधिकार पुलिस अधिकारी हैं उनको गोपनीयता का अधिकार है, जो गोपनीयता का अधिकार प्राप्त है उसका उल्लंघन हो सकता है। परंतु जहां बात न्याय की आती है, जहां बात निष्पक्ष सुनवाई की आती है, जहां बात निष्पक्ष विचारण की आती है, वहां पर भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 यानी भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 को प्राथमिकता दी जाती है। यानी अनुच्छेद 21 के अधीन अभियुक्त के निष्पक्ष विचारण के अधिकार को प्राथमिकता दी जाती है। यानी ये वाला पॉइंट भी माननीय हाईकोर्ट ने काट दिया और गोपनीयता वाला जो पॉइंट था जिसमें यह कहा जा रहा था कि गोपनीयता भंग होगी इसलिए संरक्षित किया जाना उचित नहीं है, तो माननीय न्यायालय ने कहा कि आर्टिकल 21 के अधीन, जब आर्टिकल 21 के अधीन अभियुक्त के निष्पक्ष विचारण की बात आती है, निष्पक्ष न्याय की बात आती है, प्राकृतिक न्याय की बात आती है, तो वहां पर अनुच्छेद 21 के तहत निष्पक्ष न्याय को प्राथमिकता दी जाएगी, ना कि गोपनीयता अधिकार को प्राथमिकता दी जाएगी। कुछ गोपनीयता के उल्लंघनों को उचित ठहराया जा सकता है यदि इससे सत्य की खोज या न्याय दिलाने में मदद मिलती है। यानी सत्य की खोज हो, अगर जिससे सत्य का पता चल रहा है, सच्चाई का पता चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में गोपनीयता का उल्लंघन उचित ठहराया जा सकता है। यानी जो गोपनीयता का अधिकार प्राप्त है, अगर उस गोपनीयता के उल्लंघन से किसी सच्चाई का पता चलता है, सत्यता का पता चलता है, तो फिर यह माना जाएगा कि गोपनीयता का उल्लंघन वैध है। यानी जिस गोपनीयता का अधिकार पुलिस को प्राप्त है, उस गोपनीयता के अधिकार के उल्लंघन से अगर सत्यता का पता चलता है, सच्चाई का पता चलता है,
तब फिर इस प्रकार की गोपनीयता का उल्लंघन उचित ठहराया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? उचित ठहराया जा सकता है। साथियों, आगे माननीय न्यायालय ने इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के संबंध में क्या कहा है वो भी हम आपको बता देते हैं। साथियों, माननीय न्यायालय ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 अब चूंकि नया लागू हो चुका है, लेकिन चूंकि पिटीशन याचिका में जो घटना समय है वो लागू होने के पहले का है। तो साथियों, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 65A और 65B के अधीन आपराधिक वादों में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख ग्राह्य है। क्या है? जो भी आपराधिक वाद हैं उनमें इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को ग्राह्य माना गया है। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख देने से इंकार करना जो अभियुक्त के बचाव में हो सकता है, न्याय की विफलता का कारण बन सकता है। साथियों, ये जो बात माननीय राजस्थान हाईकोर्ट ने कही बहुत महत्वपूर्ण है। यानी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख देने से इंकार करना, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख देने से इंकार करना जो अभियुक्त के बचाव में सहायक हो, अभियुक्त के बचाव में सहायक हो सकता है। न्याय की विफलता का कारण बन जाता है। मतलब ये हुआ, सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख देने से इंकार करना, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जो अभियुक्त के बचाव में सहायक हो, अगर उसको इंकार कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या माना जाएगा कि न्याय की विफलता का कारण बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा? न्याय की विफलता का कारण बन जाएगा। साथियों, ये इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पर माननीय न्यायालय की टिप्पणी हो गई। उसके बाद माननीय न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 91 के बारे में कहा है कि इस धारा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी महत्वपूर्ण साक्ष्य अनदेखा न रह जाए। मतलब कोई भी महत्वपूर्ण साक्ष्य अनदेखा न रह जाए। क्या ना रह जाए? अनदेखा ना रह जाए। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि जो 91 कहती है कि कोई भी महत्वपूर्ण साक्ष्य अनदेखा ना रह जाए। उसके बाद न्यायालय को सुसंगत साक्ष्य उपलब्ध कराकर मामले के निष्पक्ष समाधान में सहायता करती है। जो 91 है ये क्या करती है? सहायता करती है। किस चीज की सहायता करती है? निष्पक्ष समाधान में सहायता करती है। सुसंगत साक्ष्य उपलब्ध कराकर, क्या कराकर? सुसंगत साक्ष्य उपलब्ध कराकर सहायता करती है। उसके बाद यह महत्वपूर्ण दस्तावेजों के नष्ट होने या खो जाने से बचाने में मदद करती है। यानी 91 जो बहुत से नष्ट हो जाते हैं दस्तावेज, क्या हो जाते हैं? बहुत से दस्तावेज नष्ट हो जाने या खो जाने से बचाने में मदद करती है 91 की धारा। आदेश दिए जाने से पहले अभियुक्त को ऐसे साक्ष्य की आवश्यकता और सुसंगतता साबित करनी होगी। यानी जो अभियुक्त है उसको इस प्रकार के जो साक्ष्य उनकी सुसंगतता साबित करनी होगी कि उसके अपराध से संबंधित वो साक्ष्य हैं। उसके बाद माननीय न्यायालय ने टिप्पणी की है टावर स्थान डेटा पर, कॉल विवरण और टावर लोकेशन CDR, यानी कॉल विवरण। दूसरा टावर लोकेशन, कॉल विवरण और टावर लोकेशन को संरक्षित रखना आवश्यक है क्योंकि साक्ष्य हमेशा के लिए नष्ट हो सकते हैं, इसलिए संरक्षित करना आवश्यक है। क्यों संरक्षित करना? संरक्षित करना आवश्यक है। संरक्षित करना आवश्यक है क्योंकि साक्ष्य हमेशा के लिए नष्ट हो सकते हैं। साक्ष्य हमेशा
के लिए क्या हो सकते हैं, नष्ट हो सकते हैं, साक्ष्य हमेशा के लिए नष्ट हो सकते हैं। न्यायालय ने अभियुक्त को अपने बचाव के लिए दस्तावेज प्राप्त करने हेतु सीआरपीसी की धारा 91 का प्रयोग करने के अधिकार की मान्यता दी है। यानी कि 91 जो सीआरपीसी है, इसके तहत जो अधिकार प्राप्त है उस अधिकार को प्रयोग करने की मान्यता दी है, यानी अभियुक्त को जो अधिकार प्राप्त है उसकी मान्यता दी है। इस प्रकार माननीय राजस्थान हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार की और जो आंशिक अस्वीकृति थी उसको रद्द किया और दोनों साक्षी व ट्रैप टीम के अन्य सदस्य उनकी सीडीआर और टावर लोकेशन सुरक्षित करने के लिए आदेश पारित किया। साथियों, ये एक मामला था जिसमें कि माननीय राजस्थान हाईकोर्ट ने सीडीआर टावर लोकेशन संरक्षित करने के लिए आदेशित किया था। हमने आपको बता दिया। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू साथियों।